राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित बायोलॉजी की क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 12th में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वंशागति के आणविक आधार, राइट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और अभी तक हमने बहुत सारी बातें की हैं डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, वायरस, एचआईवी वायरस, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, कैरेक्टराइजेशंस, डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो और एक और सेंट्रल डोगमा, राइट, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन्स। इन सभी बातों पे चर्चा करते करते अब हम आ गए हैं कहाँ पे और हमें क्या पढ़ना है ये हम देखेंगे इस सेशन में। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस सेशन। आपके लिए क्या है इस पार्ट में और हम क्या पढ़ने वाले हैं। आनुवांशिक पदार्थ के गुण, डीएनए और आरएनए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। हमने बात कर लिया कि यस, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आरएनए भी है सर्टेन वायरसेस में, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्या है उनके, इज देयर एनी डिफरेंस या दोनों सेम है, और सेम है भी या नहीं भी, और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं क्या है। किसी भी अणु को आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। सामान्यतः जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है जबकि कुछ वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि मुख्यतः जो हमने बात किया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जबकि आरएनए जो है कुछ वायरसेस में ये आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल एचआईवी एड्स, जो एचआईवी वायरस जो है जो एड्स कॉज करता है, दे हैव गॉट आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे यू कैन सी द इमेजेस। अगर हम इमेजेस की बात करें तो यू कैन सी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एंटी पैरेलल डीएनए के बारे में, यहाँ पे आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो। और एक और चीज हमने क्या बोला था, ATGC हमने पढ़ा था। 1 जो है जो साइटोसिन वाज फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। एक जो सिर्फ डीएनए में मिलता है क्या था, T या G, थाइमिन, वेरी गुड। और आरएनए में वो चीज जो T को रिप्लेस करती है, दैट वाज यूरेसिल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। रेप्लिकेशन, सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए, है ना, क्या होता है और क्यों हम बोलते हैं कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। पहला जो है रेप्लिकेशन, अपने जैसी अपनी कॉपी बनाने की क्षमता, तो प्रतिलिपि बनाने की क्षमता वो होनी चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ को स्वयं की सटीक प्रतिलिपि कॉपी बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डीएनए आसानी से रेप्लिकेशन कर सकता है और नई पीढ़ी में जानकारी पहुंचाता है। कुछ वायरस में आरएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है। यानी कि अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। अगर रेप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी है तो ठीक है, डीएनए तो कर सकता है, बट कुछ आरएनए में भी रेप्लिकेशन होता है, तो फिर हम कैसे मान ले कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ और भी तो प्रॉपर्टी होगी जो डीएनए को प्राथमिकता मिल गई कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट्स सी, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो कुछ वायरस, यानी कि नॉट इन एवरी वायरसेस, राइट। नाउ लेट्स सी दूसरी क्या खास बात होनी चाहिए। एक जेनेटिक मटेरियल आप बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ना, हाउस कैप्टन के पास ये सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि यस ही और शी इज द हाउस कैप्टन। उसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि यस ये जेनेटिक मटेरियल है। सेकेंड इज स्टेबिलिटी, स्थिरता। आनुवांशिक पदार्थ रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए ताकि जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। डीएनए अधिक स्थिर होता है क्योंकि इसमें डिऑक्सीराइबोस शुगर और डबल हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए कम स्थिर होता है क्योंकि इसमें राइबोस शुगर और प्रायः सिंगल स्ट्रैंड संरचना होती है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी तक, तो जो डीएनए है वो ज्यादा स्थिर होता है क्योंकि उसमें डिऑक्सीराइबोस शुगर, उसकी जो बैकबोन होती है ना शुगर और फॉस्फेट की, वो स्ट्रांग होती है और इसमें डबल हेलिकल संरचना होती है।
ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड का बना रहता है, राइट। तो अगर हम ऐसे बात करें, सीढ़ी, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो दोनों तरफ आप पकड़ते हैं ना, दोनों तरफ आपको पकड़ने के लिए सहारा रहता है। अगर सिर्फ एक तरफ रहे तो वो सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, आप तो गिर जाएंगे ना। तो सेम चीज, दैट्स वाई स्टेबिलिटी जो है, चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड का बना रहता है इसलिए उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, म्यूटेशन, परिवर्तन की क्षमता। आनुवांशिक पदार्थ में म्यूटेशन होने की क्षमता होनी चाहिए जिससे विविधता, वेरिएशन उत्पन्न हो सके। डीएनए में म्यूटेशन कम दर से होता है, आरएनए में म्यूटेशन की दर अधिक होती है। देखिए, अगर हम बात करें, म्यूटेशन होने की क्षमता होनी चाहिए जिससे विविधता, वेरिएशन हो सके, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने बात किया, म्यूटेशन से सर्टेन न्यू स्पीशीज का ओरिजिनेशन होता है, बट कई बार कई डिसऑर्डर्स जो ह्यूमन बीइंग या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो म्यूटेशन से भी हो जाते हैं, सर्टेन डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, राइट। तो म्यूटेशन होनी चाहिए, कम दर होती है तो स्टेबिलिटी भी तो प्रोवाइड होती है, और आरएनए में म्यूटेशन की दर अधिक होती है। मोर म्यूटेशन, मोर चेंजेस, तो स्टेबिलिटी तो हुई नहीं ना। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बनते हैं कहते हैं, क्योंकि डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर करता है और समय समय पे बॉडी के विकास के लिए वो सर्टेन निर्देश देता है। ये निर्देश किसको दिया उसने? आरएनए को, और आरएनए फिर बोलता है कि ये प्रोटीन बनना चाहिए। तो एक्सप्रेशन, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल में, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया से गुण प्रकट होते हैं। आरएनए इस प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के रूप में कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें हेयर बनाना है, हेयर के कलर, है ना, आपने देखा होगा कि सर्टेन पेरेंट्स के ब्लैक, मतलब अगर जैसे हेयर के कलर ब्राउन या ब्लैक, है ना, कौन से बच्चे में, एक प्रोजेनी में कौन से हेयर का कलर का एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये डीएनए डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे हमने कहा कि फादर का जो हेयर कलर है वो ब्लैक है और मदर का ब्राउन है, और बच्चे का जो हेयर है वो अगर ब्राउन आता है तो हम कहेंगे कि मदर का जो डीएनए है वो मोर एक्सप्रेसिव है, राइट। तो इसलिए बच्चे का जो है हेयर कलर वो ब्राउन आ गया। तो ये जो प्रोसेस होती है, जैसे पहले हमने ये भी पढ़ा है ना कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, तो सारी जो विकास का जो कार्य करता है वो प्रोटीन करता है। तो ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हेयर कलर, आई कलर, फेस कलर, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? डीएनए। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होती है? डीएनए टू आरएनए मैसेज जाना, आरएनए टू प्रोटीन जाना, है ना। और इसमें जो आरएनए के प्रकार, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का मेन रोल होता है। अब अगर आपसे टेबल, ये तो हमने, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि थोड़े आपको एक्सप्रेस 5 मार्क्स या ज़्यादा नंबर्स के, तो आप अपने आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। लेकिन अगर टेबुलर फॉर्म में कम मार्क्स के आते हैं तो यस, यू कैन राइट योर आंसर्स लाइक दिस। अब हम बात कर ले टेबुलर फॉर्म में डीएनए और आरएनए में अंतर। पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। संरचना डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स, और ये सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। शुगर डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि सेकेंड पेंटोज शुगर में जो OH रहता है उसमें से O को हटा दिया जाता है, दैट्स वाई इसका नाम जो है डीऑक्सीराइबोस, ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और आरएनए इज राइबोस। स्थिरता, ये अधिक स्थिर है, हमने बात किया अभी डीएनए की स्टेबिलिटी, और ये कम स्थिर है, म्यूटेशन भी ज्यादा होता है इसमें। भूमिका, डीएनए की मुख्य आनुवांशिक पदार्थ और आरएनए की कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये काम करता है। म्यूटेशन दर डीएनए का ज्यादा और आरएनए में डीएनए का कम और आरएनए में ज्यादा, तो इसीलिए आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? डीएनए अधिकांश जीवों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि यह अधिक स्थिर है और जानकारी को सुरक्षित रूप से संचित कर सकता है।
आरएनए मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, लेकिन कुछ वायरस में यह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी कि यस, आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल, बट इन फ्यू वायरसेस इसका काम ज्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहता है। नेक्स्ट, अब कुछ प्रश्न कर ले। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सही कथन कौन सा है? यह केवल कोशिका विभाजन के बाद होता है, यह अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है, इसमें आरएनए की प्रतिलिपि बनती है, इसमें डीएनए की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्या होगा? यस, सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। और ये हम इसका भी कंसेप्ट हम आगे जानेंगे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स पास होते हैं, तो पेरेंट्स जब कैरेक्टर्स पास होते हैं बच्चों में, प्रोजेनी में, तो एक जो दो स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रैंड उसके अपने पेरेंट का होता है और एक नया स्ट्रैंड इनका अपना होता है। ये कंसेप्ट भी हम आगे की कक्षाओं में क्लियर करेंगे। डीएनए की स्टेबिलिटी, स्थिरता का मुख्य कारण क्या है? थाइमीन की जगह यूरेसिल का होना, डबल हेलिक्स संरचना और पूरक बेस युग्मन, केवल शर्करा का होना, केवल फॉस्फेट का होना। तो हम यहाँ पे देखें डीएनए की स्टेबिलिटी, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। तो डबल स्टैंडर्ड जो इसके जो स्ट्रक्चर है वो तो उससे रिलेटेड है। तो क्या होना चाहिए आंसर? देखें, यस, डबल हेलिक्स संरचना और पूरक बेस युग्मन, यानी कि जो बेस पेयर होते हैं वो सर्टेन, और ये जो डबल हेलिक्स संरचना इसमें भी सुगर फॉस्फेट का रोल होता है। बैकबोन की तरह वो उनके स्पाइंस की तरह काम करते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और नाइट्रोजनस बेसेस जो आपस में अंदर की ओर जिनका प्रोजेक्शन रहता है, और हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसलिए ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए में म्यूटेशन का सबसे सामान्य कारण क्या है? बेस अनुक्रम में परिवर्तन, केवल आरएनए का बनना, प्रोटीन का टूटना, या कोशिका झिल्ली का नष्ट होना। तो डीएनए में म्यूटेशन क्या हो सकता है? देखिए, बेस अनुक्रम में परिवर्तन, यानी कि सर्टेन बेस पेयर में कुछ चेंजेस हो जाएं तो फिर ये म्यूटेशन का रूप ले लेता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, यानी आरएनए क्या है और ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल है, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें अब हम जानना शुरू करेंगे। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना यह बताती है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में आरएनए ही पहला आनुवांशिक पदार्थ था, राइट? उस समय डीएनए और प्रोटीन मौजूद नहीं थे या बहुत बाद में विकसित हुए। अगर हम ये बात करें कि आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल सर्टेन वायरसेस में है, तो ये हाइपोथेसिस का कहना है कि डीएनए के पहले आरएनए का वजूद तो था। यह विचार मुख्य रूप से कार्ल वोस, फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ऑर्जर जैसे वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए वर्ल्ड का मतलब वह काल जब आरएनए ही आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता था, आरएनए ही रासायनिक अभिक्रियाएं कैटालिसिस भी करता था। इस प्रकार आरएनए दोनों कार्य करता था, जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम जैसा कैटालिटिक कार्य। यानी कि एक ऐसा समय जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता था, और एंजाइम यानी कि किसी भी रिएक्शन के दर को बढ़ाने का काम, यह भी वो करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि आरएनए को जेनेटिक मटेरियल सिर्फ कुछ वायरसेस तक ही रहना पड़ा और डीएनए ने अपने वर्चस्व को कायम कर लिया? ये हम देखते हैं। आरएनए की विशेषताएं। आरएनए में कुछ ऐसे गुण हैं जो इसे प्रारंभिक जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ रेप्लिकेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा कि यस, कुछ वायरसेस में ये सेल्फ रेप्लिकेशन ये कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वयं प्रतिकृति बनाने की क्षमता, कैटालिटिक एक्टिविटी, रासायनिक क्रिया करने की क्षमता, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, एंड आरएनए के कैटालिटिक रूप को राइबोजाइम कहा जाता है। फिर हम देखें इनकी विशेषताओं में, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यस, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं क्योंकि सेंट्रल डोग्मा में इनका रोल है, और कैटालिटिक यानी कि कैटालिस्ट की तरह आरएनए तो काम करता ही है। राइबोजाइम यानी सर्टेन में इसके रोल्स होते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कोई भी रिएक्शंस को थोड़ा सा बढ़ा देना,
सेल्फ रेप्लिकेशन जो हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ वायरसेस में ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, एंड सेल्फ रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, जो हमने बोला कि यस ये कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेट करेंगे तभी तो वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए से डीएनए और प्रोटीन का विकास समय के साथ जीवन अधिक जटिल हुआ और आरएनए से डीएनए बना। डीएनए अधिक स्थिर होने के कारण मुख्य आनुवांशिक पदार्थ बन गया। आरएनए से प्रोटीन बेहतर एंजाइम बन गए। इस प्रकार वर्तमान जीवों में प्रणाली बन गई, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया था। यह हमने पहले भी पढ़ा कि समय के साथ आरएनए चूंकि स्टेबल नहीं है, वो कैटालिटिक एंजाइम रखता है, म्यूटेशन की दर भी ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आज जो रूप है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यस आरएनए का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मतलब विकास के कार्य में, बॉडी के फॉर्मेशन में प्रोटीन का रोल होता है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना के अनुसार जीवन की शुरुआत आरएनए अणुओं से हुई। भले आज डीएनए को हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि यस ये जेनेटिक मटेरियल है, बट शुरुआत तो आरएनए ही ने किया था। आरएनए ने पहले जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट दोनों की भूमिका निभाई। बाद में डीएनए और प्रोटीन विकसित हुए और आधुनिक जीवों की संरचना बनी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार प्रारंभिक जीवन में कौन सा अणु सबसे महत्वपूर्ण था? डीएनए, प्रोटीन, आरएनए या लिपिड? आंसर क्या होना चाहिए अगर हम आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो? यस, आरएनए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? आरएनए की डबल हेलिक्स संरचना, आरएनए का एंजाइम की तरह कार्य करना, आरएनए का केवल सूचना संग्रह करना, आरएनए का केवल कोशिका झिल्ली बनाना। तो हम देखें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, आरएनए का एंजाइम की तरह कार्य करना, क्योंकि ये कैटालिस्ट, इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इट वर्क्स एज अ कैटालिस्ट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार प्रारंभिक जीवों में आरएनए की क्या भूमिका थी? केवल आनुवांशिक सूचना का संग्रह, केवल प्रोटीन का निर्माण, आनुवांशिक सूचना का संग्रह और रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण, या दोनों, या सिर्फ केवल ऊर्जा का निर्माण? तो अब हम देखें कि इसका आंसर क्या है। आनुवांशिक सूचना का संग्रह और रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण, तो ये दोनों ही कार्य थे प्रारंभिक जीवों में आरएनए के। यानी कि सर्टेन केसेस में हमने पहले भी पढ़ा है कि यस आरएनए रेप्लिकेशन में भी बहुत इसके सेल्फ रेप्लिकेशन के भी कैरेक्टर थे और एंजाइम ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था, लेकिन फिर सर्टेन जो है, जो पहले भी हमने बात किया, इसकी म्यूटेशन दर बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी की कमी के कारण धीरे धीरे डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्टैब्लिश हुआ। और यस इसका चूंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है, एंड वी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसको डील करने के लिए ऐसे भी जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत है जो कि कम समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए प्रतिकृति, आरएनए का रेप्लिकेशन। आरएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु अपनी नई प्रतिलिपि कॉपी बनाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से आरएनए वायरस में पाई जाती है। आरएनए की प्रकृति एक विशेष एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से होती है। तो आरएनए रेप्लिकेशन में कौन रोल प्ले करता है? वो है आरएनए पॉलीमरेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया टेम्पलेट आरएनए मूल आरएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट आरएनए के अनुसार पूरक आरएनए स्ट्रैंड बनाता है।
नई आरएनए कॉपी बने हुए पूरक स्ट्रैंड से फिर नई आरएनए प्रतिलिपियां तैयार होती हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट आरएनए कौन है? ये मूल आरएनए जो ओरिजिनल होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो इसको कॉपी करके इसके जैसा बनता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? आरएनए रेप्लिकेशन मुख्य रूप से आरएनए वायरस में होती है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, सार्स वायरस। इन वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ लेट्स आरएनए रेप्लिकेशन की विशेषताएं। आरएनए ही टेम्पलेट बनाता है। प्रक्रिया क्या है? आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए पॉलीमरेज से होती है म्यूटेशन की दर अधिक होती है। अधिकतर आरएनए वायरस में पाई जाती है। तो यानी कि आरएनए रेप्लिकेशन की विशेषताएं क्या हुई? अधिकतर आरएनए में, और म्यूटेशन दर इसमें ज्यादा होती है। और एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। पहला प्रश्न, आरएनए रेप्लिकेशन के दौरान आरएनए की नई श्रृंखला बनाने वाले एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या हेलिकेज? तो आई गेस ये आसान होगा सवाल, क्योंकि आरएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं और आरएनए से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन क्या है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो देखते हैं आंसर यही है या कुछ और भी है। लेट्स सी। यस, द आंसर इज बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए रेप्लिकेशन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया, पादप कोशिकाओं में, आरएनए वायरस में, केवल मानव कोशिकाओं में। तो आरएनए रेप्लिकेशन, वायरस, म्यूटेशन, कुछ आपको हिंट मिला? देखें आंसर क्या है। आरएनए वायरस में। आरएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में किसका उपयोग टेम्पलेट आदर्श के रूप में होता है? ये तीसरा प्रश्न है आपके लिए। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है आरएनए, चौथा है लिपिड। आरएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में किसका उपयोग टेम्पलेट आदर्श के रूप में होता है? तो आरएनए रेप्लिकेशन है तो किसका होना चाहिए? लेट्स सी द आंसर। अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, टेम्पलेट। देखें इसका आंसर आरएनए है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड ओरिजिनल और वो कॉपी बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो आरएनए है अपने जैसा बनाएगा तो आरएनए का ही होगा ना। नाउ लेट्स सी, हमने बात किया आरएनए वर्ल्ड, आरएनए हाइपोथेसिस। आरएनए का है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही क्यों हुआ? पहले आरएनए था, लेकिन क्यों आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में एस्टैब्लिश हम नहीं कर पाए? फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने चर्चा की, मैक्लियोड उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की, डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा, मेजर माइनर ग्रुप के बारे में पढ़ा, और एक न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या घटक होते हैं। ये घटक ही डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने इन सभी चीजों पे चर्चा की है। आई होप अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो क्लियरली आपको समझ में आई होगी। कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हैं, सो दैट कि आपके जो कंसेप्ट है वो इस कंटेंट के बारे में क्लियर हो जाए। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 और आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ये सारे कंटेंट्स को, सारे जितने भी सेशंस हैं उनको देखिए, उनको समझिए और रिवाइज करते रहिए। हम मिलेंगे अगली कक्षा में इसी चैप्टर में और क्या कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। And thank you class, thank you for the session.